18 प्राइम का वक्त हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत जयपुर की बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज से। भजनलाल शर्मा के साथ चल रही बैठक समाप्त हो गई है। आपको बता दें कि मनोनीत सीएम भजनलाल शर्मा के साथ बैठक चल रही थी जो कि समाप्त हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, महामंत्री चंद्रशेखर, प्रभारी अरुण सिंह बैठक से बाहर निकल आए हैं। अब सीएम उनके निवास यानी गेस्ट हाउस पर आए आगंतुकों से, विजिटर्स से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही कि एक तो जो बैठक चल रही थी वो समाप्त हो गई है। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, महामंत्री चंद्रशेखर, प्रभारी अरुण सिंह बैठक से बाहर निकल आए हैं और अब फिलहाल मुख्यमंत्री आगंतुकों से, विजिटर्स से मुलाकात करेंगे। दिन भर आज विजिटर्स से, आगंतुकों से, जो शुभचिंतक हैं, जो बधाई देने के लिए आए हैं, जो मुलाकात करने के लिए आए हैं, शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, उनसे मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। और अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि एक बार फिर से मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए हुए लोगों से मुलाकात करेंगे। इसमें प्रदेश भर से आए बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। कहा जा रहा है कि आम लोग भी बड़ी संख्या में भजनलाल शर्मा को भावी मुख्यमंत्री होने की, मनोनीत होने पर मुख्यमंत्री के तौर पर बधाई देने के लिए लगातार आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिन भर देखने में सामने आई, जहां पर खिलखिलाते हुए चेहरे, बधाई देते हुए चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं। लवली वधवा हमारे संवाददाता इस खबर को जिन्होंने ब्रेक किया, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। लवली, लगातार सुबह से अनवरत सिलसिला जारी है बाकी कामों के साथ। जो विजिटर्स, जो आगंतुक हैं, मुख्यमंत्री सबसे, या कहें कि मनोनीत मुख्यमंत्री सबसे मुलाकात कर रहे हैं, किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। लगातार चल रहा है। अभी मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक चल रही थी जिसमें संगठन के आला जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। बैठक अब समाप्त हो चुकी है। बैठक के बाद में जो अधिकारी हैं उन्होंने मुलाकात की है। जो जयपुर के कमिश्नर हैं बीजू जोसफ, उन्होंने मुलाकात की है, जयपुर मुलाकात। और कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जो आने वाले अधिकारी मुलाकात की, तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। और मुख्यमंत्री अभी जो आगंतुक आए हुए हैं में राजस्थान अलग अलग गाँव, उनसे मिल बाहर आ रहे हैं और वो लोग एक झलक पाने के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक झलक पाने मुख्यमंत्री की वो बाहर की तरफ एकत्र हुए हैं। पुलिस प्रशासन को संभालने के लिए। और अभी देर रात तक की करीब 9:30 बजे तक आखिरी मुलाकात के बाद में मुख्यमंत्री अपने तय कार्यक्रम के तहत जो बैठकें हैं वो बैठकें रात को लेंगे। और सुबह जो है, अल सुबह, कल उनका जन्मदिन है, कल उन्हें तोहफा मिलने जा रहा है, शपथ ग्रहण करेंगे। कल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनके मार्गदर्शन में कल राजस्थान के अंदर नए मुख्यमंत्री कल से कामकाज संभालेंगे। तो आज तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है और मुलाकातों का जो सिलसिला है वो फिलहाल इस वक्त चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लवली वधवा इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। अगली खबर का ये रुख करते हैं। अगली खबर दरअसल लोकसभा से जुड़ी हुई है, संसद से जुड़ी है, क्योंकि संसद घुसपैठ कांड का नया खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी जो धावा बोलने आए थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। आरोपियों की तैयारी से पुलिस पूरी तरह से हैरान है। जी हां, तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये संसद के घुसपैठ कांड पर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है और दावा किया है कि जो घुसपैठिए थे, जो आरोपी थे, वो भले ही स्मोक गन लेकर आए हों, लेकिन इसके अलावा और भी तैयारी थी, पूरी तैयारी थी। क्या कुछ तैयारी थी, हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये पुलिस का खुलासा, पुलिस का ये दावा चौंकाने वाला है। आरोपी की तैयारी से पुलिस भी हैरान है। तो संसद की सुरक्षा में बुधवार को हुई बड़ी चूक के मामले में दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपियों में से एक मनोरंजन ने पुलिस को बताया कि संसद भवन की रेकी उसने ही की थी और उसे यह मालूम था कि संसद में जाते वक्त जूतों को लेकर जांच पड़ताल नहीं होती है। उसने बताया कि वो घटना वाले दिन के पहले भी सदन में यानी संसद भवन में गया था और उसने कई अहम जानकारियां हासिल कर ली थी। सभी 6 आरोपी देश के अलग अलग शहरों से हैं और इन्होंने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए आपस में संपर्क बनाया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान से लेकर हरियाणा तक में छापेमारी की है। फरार आरोपी ललित की मूवमेंट हरियाणा की तरफ हो सकती है, इसलिए कई टीमें हरियाणा की नीमराना और हिसार में छापेमारी कर रही हैं। स्पेशल सेल की टीम जब नीमराना के गंडाला गांव पहुंची तो ललित वहां से फरार हो गया था। स्पेशल सेल की 2 टीमें सिर्फ ललित की तलाश में जुटी हुई हैं।
और इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर को लेकर चल रही विवाद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने इन याचिकाओं को सुनने योग्य नहीं होने का दावा किया था। यह फैसला हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। 16 नवंबर को इस अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इस दिन विवादित परिसर की 18 याचिकाओं में से 17 पर सुनवाई हुई थी। ये सभी याचिकाएं मथुरा जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शिफ्ट हुई थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। यह सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी में मई 2021 में हुए कमिश्नर सर्वे की तरह होगा। इसमें कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां जाकर साक्ष्य एकत्रित करके कोर्ट को रिपोर्ट देगी। सभी सनातनियों की विजय है। जो पूर्व काल में कुछ लोगों ने सनातन की भावनाओं को, सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया था, उस प्रयास को चाहे देर से ही सही मिटाने का कार्य अब कानूनी तौर पर प्रारंभ हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में जहां 100 करोड़ सनातनी हैं, वहां उनके प्राण राम, कृष्ण, शिव और जिनको पूछते पूछते 100 करोड़ सनातनी, उन हमारे पूर्वज कितने लोग उनमें आस्था रखते हैं, उन्हीं देवालयों को तोड़कर उन्हें अपमानित करने का प्रयास धूर्तों ने किया था, बाहरी आक्रांताओं ने किया था। अब धीरे धीरे सनातनी जाग रहा है। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। अयोध्या हुई हमारी, अब है मथुरा की बारी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हमारे न्यायमूर्ति ने जो फैसला किया है, हिंदू समाज के लिए बड़ा गौरव विषय है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बहुत अच्छा विषय है, हमारे श्री कृष्ण भक्तों के लिए बड़ा अच्छा विषय है। अब मुस्लिम पक्ष की ईदगाह वालों जो बिल्कुल ही सिरे से खारिज हो गया है कि 7/11 नहीं सुनी जाएगी। अब 26/9 हमारी प्रार्थना पर सर्वे की एप्लीकेशन 18 दिसंबर को सुनी जाएगी, क्योंकि माननीय न्यायालय में हम लोगों ने कहा था कि अर्जेंसी एप्लीकेशन, हमें अर्जेंसी है, ये हमारे कुएं को तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारी भगवान श्री कृष्ण जन्म में बड़ा जनरेटर लगा लिया है, वहाँ से दरार आ जाएगी, हमारे हिंदू प्रतीक चिन्ह हटाए जा रहे हैं। इस पर सुनवाई अब 18 दिसंबर को फाइनल कर दी गई है। हम इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये खुशी का पर्व है। आज हम लोग मिठाई खाएंगे, खुशी मनाएंगे, ढोल बजाएंगे और भगवान की आरती भी शाम को बड़े अच्छे धूमधाम से होगी और रोज होती है पर आज अच्छी तरह होगी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच हो जो है होना चाहिए, क्योंकि हम जब हम जो है हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का जो है संविधान पे विश्वास रखते हैं। जांच के लिए आदेश हो गया है तो जांच जो है होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो देश के संविधान को ही मानता है। हम संविधान पे विश्वास करते हैं, इसलिए संविधान ने जो कुछ कहा है वो अच्छी बात है, जाँच होगी, होना चाहिए। देखिए, सर्वे जब होता है तो सारी चीज़ें सामने हो जाती हैं। हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, हिंदुस्तान पे विश्वास करते हैं, कानून पे विश्वास करते हैं। तो हमारा तो यही मकसद है कि सरकार जो फैसला जो है सही हो, जो साबुत हो, गवाह हो, साबुत हो, उसके साथ में फैसला होना चाहिए। उसी पे हम विश्वास रखते हैं। अगर सर्वे के लिए जो है कोर्ट ने कहा है तो सर्वे होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुले में मांस बिक्री और तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में दिख रहा है। उधर सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। नए फरमान के बाद कांग्रेस बेचैन हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में मांस बिक्री और लाउड स्पीकर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। उज्जैन में नगर निगम ने खुले में मांस बेचने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर अशोकनगर में 4 डीजे संचालकों पर कार्रवाई की गई। सरकार के आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। एक तरफ प्रशासन एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ सरकार के फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है।
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार के फैसले को भ्रम फैलाने वाला बताया। उमंग सिंघार ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का नहीं आरएसएस का एजेंडा है। देखिए, दोनों फैसले ऐसे हैं जिसका कोई स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि स्वागत करते महंगाई पर अगर ये बात करते नौजवानों के रोजगार पर, ये किसानों पर, तो हम लोग स्वागत करते। ये फैसले केवल भ्रम फैलाने वाले हैं। इन तमाम चीजों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का सब पालन करते आ रहा है, वही करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन नहीं मानेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ प्रतिबंध करा, उसमें तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध का शब्द का इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं करा, और अध्ययन कर लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है। और मैंने तो मेरे ट्वीट के माध्यम से कहा था कि सबसे पहले महाकाल से शुरुआत करें, आप महाकाल से हो, उज्जैन नगरी से, तो वहां पर जो शुल्क लगता श्रद्धालुओं को, वो क्यों नहीं बंद कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगार युवाओं पर सरकार क्या नीति बना रही है, ये जरूरी है। मेरा तो इस पे ये राय है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए शिक्षा के ऊपर, और शिक्षा हम ऐसी दें जिसके माध्यम से जो हमारे आज शिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, भाजपा के राज से परेशान रहे हैं, जिनको ये वादा दिया गया था कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी 2023 में, जो नहीं मिल पाई युवाओं को, उसके लिए जो वर्तमान सरकार है, नए मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बारे में वो क्या कहेंगे, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने के लिए क्या नीतियां बनाएंगे, क्या कदम उठाएंगे, इस पर सुनना चाहते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, सबको कानून के हिसाब से चलना होगा। तो कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है क्या? कहना क्या चाहती कांग्रेस? कौन से लाउड स्पीकर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करेगी कांग्रेस? लाउड स्पीकर ध्वनि नियंत्रण कानून है भारत में, कोलाहल एक्ट है, उस एक्ट का पालन नहीं करेंगे। और अगर सरकार ने निर्णय लिया तो उनको हर चीज पर आपत्ति होने लगी। कांग्रेस से पूछ कर करेंगे। तुम्हारा माइक बज रहा है, सुबह से बच्चों की परीक्षाएं चल रही, जब जिसकी मर्जी होती है माइक चलाने लगते हो, जब जिसकी मर्जी होती है छाती पीटने लगते हो। मध्य प्रदेश में फिलहाल खुले में मांस बिक्री और लाउड स्पीकर पर लिए गए फैसले पर सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है तो प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाली जिले की पॉक्सो कोर्ट ने मासूम के साथ दरिंदगी और हत्या के मामले में दोषी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। फैसले के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने अपराध की सभी सीमाएं लांघ दी। सबसे बड़े अपराध पर सबसे बड़ी सजा, नाबालिग से रेप, भाई की हत्या पर मृत्युदंड। पाली जिले की पॉस्को कोर्ट ने हत्या और बलात्कार के एक मामले पर एक दरिंदे को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दरिंदे पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। पॉस्को कोर्ट 3 के जज अनवर अहमद चौहान ने फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यक्ति ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। आरोपी ने जघन्य अपराध किया है, इसलिए उसे मौत की सजा देना जरूरी है। भारतीय दंड संहिता 302 के तहत मृत्युदंड की दंडादेश दिया है न्यायालय ने, और पॉक्सो में जो आरोप था उसमें अंतिम सांस तक और कठोर कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना भी अधिरोप न्यायालय ने किया है, और ये आज न्यायालय ने फैसला प्रोनाउंस किया है। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक 1 मई 2023 को पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र में 10 साल की नाबालिग और उसका 13 साल का भाई बकरियां चराने गया था। तभी पेड़ की टहनी काटने को लेकर अर्जुन सिंह नाराज हो गया। उसने मामूली बात को लेकर नाबालिग लड़के की निर्मम हत्या कर दी और भाई की बचाने की गुहार लगा रही बच्ची को भी हवस का शिकार बनाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस और परिवार को दोनों शव छत विछत हालत में मिले थे। मई 2023 में सिरियारी थाने का एक प्रकरण था, उसमें आरोपी ने भाई बहन को बकरियां चराते हुए उसकी हत्या और दुष्कर्म कारित कर दिया था, और करीब 6 महीने बाद आज न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एक ऑर्डर सुनाया है।
कोर्ट ने दोषी को उसके किए की सजा सुना दी। हो सकता है कि इस फैसले से परिवार को भी थोड़ी तसल्ली मिले, लेकिन ये फैसला उन लोगों के लिए एक सबक है जो ये सोचते हैं कि वो क्राइम करेंगे और कानून की नजर से बच जाएंगे। पाली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। 5 जनवरी को श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह ने नामांकन भर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद उनके बेटे रुपेंद्र सिंह को श्रीकरणपुर सीट से मैदान में उतारा है। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र कुन्नर ने किया नामांकन। पिता के निधन के बाद कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाते हुए श्रीकरणपुर सीट पर अपना नामांकन भर दिया है। कांग्रेस ने उनके पिता के निधन के बाद इस सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने रुपेंद्र कुन्नर को टिकट देकर सहानुभूति का कार्ड खेल दिया। रुपेंद्र सिंह कुन्नर ने नामांकन भर दिया है, जबकि 22 दिसंबर तक नामांकन वापसी की जाएगी। 5 जनवरी को मतदान और 8 जनवरी को मतगणना की जाएगी। 4 नवंबर को सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ने अपना नॉमिनेशन किया था और उस दिन रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने अपना समर्थन दिया था और अब सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को कर्णपुर का विधायक उसी दिन बना दिया था, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां आई वो हमारे बीच नहीं रहे, तो ये दोबारा चुनाव होने जा रहा है। ये सीट जीतती है तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता और हारती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को भी जीतने से कोई फायदा नहीं, लेकिन एक श्रद्धांजलि के रूप में लोग मानते हैं कि भाई रूबी कुन्नर को जिताकर भेजेंगे, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ लोगों से जब जनसंपर्क हुआ, लोगों से संवाद हुए, तो लोगों ने यही कहा कि सरकार चाहिए बने, लेकिन हम अपने श्रद्धांजलि के रूप में हम रूबी कुन्नर को जिताकर भेजेंगे। ये भावना हाईकमान तक पहुंची है और उन्होंने इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाई रुपेंद्र को एक उम्मीदवार के रूप में, कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में तय किया है। करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के अलावा 11 उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुरेंद्र पाल सिंह मैदान में हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियों के उम्मीदवार वही हैं जिन्हें चुनाव स्थगित करने से पहले मैदान में उतारा गया था। 5 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए 249 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद 8 जनवरी को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 2,40,826 वोटर्स हैं, जिनमें से 1,25,850 पुरुष और 1,14,967 महिलाएं हैं। अब देखना यह है कि कांग्रेस को सहानुभूति कार्ड का फायदा मिलता है या फिर नहीं। रुपेंद्र कुन्नर ने अपना नामांकन पत्र भी आज जमा करा दिया। हाल ही में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल जाने के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि श्री गंगानगर जिले की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट के लगभग 2,40,000 मतदाता कांग्रेस के सिंपैथी कार्ड पर भरोसा जताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह और रूबी कुन्नर को अपना प्रतिनिधित्व सौंपते हैं या सत्तारूढ़ पार्टी के प्रत्याशी सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को विधानसभा भेजते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और ये फटाफट अंदाज में